तो शुरुआत के 30-40 सालों तक हमने क्या किया? सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देश में शुरू हुई जिसकी एनसीईआरटी बात करती है, वो है पंचवर्षीय योजनाएं। 1950 के पहले स्थिति क्या थी? मैंने आपको क्या बताया था? कृषि की हालत अंग्रेजों ने बिल्कुल चौपट कर रखी थी। एक तो यह था कि हम बाहर से ज्यादा चीजें नहीं आने देंगे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 1990 में चकनाचूर हो गई। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में मैं अवनीश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, क्या शानदार ये विषय है, क्या शानदार ये किताब है। और आज इस इंडियन इकोनॉमी में जो हमने पहले चैप्टर किया था कि आजादी के समय भारत की क्या व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, आज उसका पार्ट 2 यानी अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक कैसी रही है, उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये सभी स्टेट बोर्ड्स में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, बाकी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे 12th में भी इसको पढ़ते हैं। तो जहां एक तरफ हम लोगों ने शुरुआत में देखा था कि भाई कैसे आजादी के समय हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गतिहीन हो गई थी, हमारी कृषि, हमारा व्यवसाय, हमारी अवसंरचना, हमारे जनसंख्या का जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो सब कुछ बिल्कुल चौपट थी। आज हम देखेंगे कि जब आजादी के बाद स्थितियां हमारे हाथ में आई तो शुरुआत के 30-40 सालों तक हमने क्या किया या हमारी स्ट्रेटेजी क्या रही, हमने क्या स्थिति बनाई, हमने क्या सोचा, हमने क्या डिसाइड किया और उसका नतीजा क्या निकला। तो आइए फटाफट से 20-22 मिनट में हम इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक है, मेरे टेलीग्राम से आप जुड़ते रहिए ताकि वहां आपसे मैं लगातार मिलता रहूं, बातचीत करता रहूं, नोट शेयर करता रहूं। प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजादी के जस्ट बाद हमें देखने के लिए मिलती है वो ये कि आजादी मिलते ही हम लोगों ने क्या तय किया कि हम लोग एक नियोजित अर्थव्यवस्था बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी। हम लोगों ने यह तय किया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में नियोजन करेंगे। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे कि हम चलो जो जो मन किया कमा लिया, जिसको मन कर लिया कमा लिया, जिसको मन किया वो खाया, जिसको खाना नहीं मिला वो नहीं खाया। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नियोजन जब प्लानिंग करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचा पाएंगे। हम लक्ष्य निर्धारित कर पाएंगे कि हमें क्या क्या करना है। नियोजन में होता है लक्ष्य निर्धारित करके काम करना। और हम तब क्या कर पाएंगे? एक कल्याणकारी शासन दे पाएंगे, मतलब लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का भला हो सके, ऐसा कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारी हालत खराब कर रखी थी। ऐसे में अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे कि किस वर्ग को क्या दिया जाए, कैसे दिया जाए, क्या अचीव किया जाए, तब तो हम बेकार हो जाएंगे। और इस नियोजन को, इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया? योजना आयोग की स्थापना की। 1950 में हमारे देश में क्या बनाया गया? योजना आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन कहते हैं। 15 मार्च 1950। इस योजना आयोग की यह कहा गया कि आप क्या करिए, देश में पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करिए। यानी आजादी के बाद तो बहुत कुछ शुरू हुआ, मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन जो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देश में शुरू हुई जिसकी एनसीईआरटी बात करती है वो है पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें हम 5-5 साल की योजनाएं बनाकर देश के विकास का प्रयास करेंगे। और हमने जो ये पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसको आप लोगों ने बहुत सुना होगा, 5 ईयर प्लान, ठीक है, 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया। उसका लक्ष्य रखा। सबसे पहला लक्ष्य समृद्धि। समृद्धि का बेसिकली मतलब होता है आर्थिक समृद्धि। देखिए, दो चीज होती है, एक समृद्धि, एक विकास। विकास का मतलब होता है गुणात्मक परिवर्तन, जीवन का जो क्वालिटी हो वो इंप्रूव हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब चीज बढ़िया हो। और ग्रोथ माने जीडीपी बढ़े, देश में उत्पादन बढ़े। और जरूरी था, देश में हर चीज का अकाल था, तो उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक था। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जीवन स्तर भी सुधरेगा। तो पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था समृद्धि, यानी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा लक्ष्य लिखा गया आधुनिकीकरण। बहुत सालों से, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, स्टैग्नेंसी, एक गतिहीनता थी, नई चीजें आई नहीं रही थी, ना नई तकनीक कृषि में, ना नई तकनीक उद्योग में, ना नई तकनीक किसी भी चीज में। तो हमने कहा कि हम एक आधुनिकीकरण करेंगे, हम एक मॉडर्नाइजेशन करेंगे, नई सोच भी विकसित करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण भी ठीक करेंगे और नई नई चीजों का टेक्नोलॉजी में भी प्रवेश कराएंगे। तीसरा, आत्मनिर्भरता। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अंग्रेजों ने हमें क्या बना रखा था? पंगु। अंग्रेजों ने हमें महज क्या बना रखा था? आयातक बनी बनाई चीजों का और निर्यातक कच्चे माल का। हम कुछ बना ही नहीं रहे थे। वी वर डिपेंडेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हमको बाहर से चीजों को आयात करना पड़ता था। गेहूं हुआ, चावल हुआ, खिलौने हुए, कपड़े हुए, सब कुछ बाहर से आता था। हमने कहा नो, अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ ऐसा प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे कि हम खुद ही उत्पादन करें, खुद ही बेचें। और आत्मनिर्भर बनने में हमारा एक ये भी था कि हम जो बाहर से आयात कर रहे हैं उस आयात को क्या करें? रोकने का प्रयास करें। उसके लिए हमने क्या किया, अभी मैं उसकी चर्चा करूंगा।
चौथा समानता। समानता मतलब भाई उस समय क्या था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे बहुत भेदभाव था। हमारा ये लक्ष्य था कि जब हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाएंगे तो जिसके पास संसाधन नहीं है उन तक संसाधन पहुंचे, बराबरी आए, संसाधन सबको मिले, ऐसा ना हो कि कोई एक वर्ग उसका लाभ उठाए दूसरे को ना मिले। तो ये बहुत पूछता है क्वेश्चन आंसर में भी कि भाई पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य क्या था, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता, ये इसका लक्ष्य था। अच्छा, इसके बाद मैं एक चीज और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि प्यारे स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये पंचवर्षीय योजनाएं हर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछी भी जाती हैं। और जब आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा प्यारे बच्चों कि सबसे जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी वो बनी 1951 से 1956 तक, जो आधारित थी कृषि पे, और इस योजना को हराड डोमर मॉडल प्लान कहा गया। हराड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्ष जो सबसे तीन इंपॉर्टेंट है, सेकंड पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 61 तक, जिसको उद्योगों पर आधारित बताया गया, और इसको महानलोबिस, क्योंकि इसको पीसी महानलोबिस ने डिजाइन किया था, इस योजना को महानलोबिस मॉडल कहा गया। और ये दोनों योजनाएं प्यारे बच्चों एकदम सफल योजना रही। हालांकि हमने इसमें विकास की गति, समृद्धि की गति थोड़ी धीरे रखी थी, मगर हम सक्सेस हुए। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी प्यारे बच्चों 1961 से 1966 के बीच में, जिसमें प्यारे बच्चों कृषि और उद्योग दोनों को शामिल किया गया था, पर यह योजना असफल रही। यह असफल योजना इसलिए रही थी क्योंकि उस समय देश में चाइना का युद्ध पड़ा 62 में, 65 का युद्ध पड़ा पाकिस्तान में, अकाल पड़ा, भूखमरी पड़ी, दो प्रधानमंत्री नेहरू जी, शास्त्री जी की मृत्यु हुई, तो थोड़ी समस्या देश में आई थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 12वीं थी, 12th, वो 2012 से 2017 के बीच में रही थी। तो टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं? टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं इस देश में लागू की गई हैं, याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देश में पंचवर्षीय योजनाओं का ये महत्व है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बाकी डिटेल क्लास में तो हम डिटेल में देखेंगे। आगे अगर हम चले कृषि की बात करें तो 1950 के पहले स्थिति क्या थी? मैंने आपको क्या बताया था? कृषि की हालत अंग्रेजों ने बिल्कुल चौपट कर रखी थी। किसी के पास जमीन है, किसी के पास नहीं है, कृषि में कोई नई तकनीक नहीं है। तो जब आजादी हमारे हाथ में आई तो हमने कहा हम सबसे पहले भूमि सुधार करेंगे। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमने इसको रखा भी था, भूमि सुधार को, 5 ईयर प्लान में, कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको देंगे। लैंड सीलिंग मतलब जिसके पास ज्यादा है उसको सील कर देंगे, उसको उस जमीन को ले लेगी सरकार और दूसरे को देगी। इसको हदबंदी, चकबंदी भी कहा गया आगे चल के, ठीक है। हदबंदी यानी एक हद रहेगी, हद से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं रहेगी। उसके बाद हमने कृषि में एक बड़ा क्रांतिकारी काम किया। क्या क्रांतिकारी काम किया प्यारे बच्चों? हम लोगों ने हरित क्रांति को जन्म दिया, जिसके जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या था? हरित क्रांति का मतलब यह था कि कृषि में नई तकनीक का प्रयोग करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाओ। इसके पहले कृषि के सिंचाई में अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया था, कृषि के बीजों पे ध्यान नहीं दिया था, कोई नई तकनीक पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन हमने 1966 आते आते प्यारे बच्चों 1960 के दशक में उच्च उपज वाली किस्म, जिसको HYB कहते हैं, है ना, उन्नतशील बीजें, उन्नतशील बीज, जिसको कहा जाता है हाई एल्ड वेराइटी, हाई एल्ड वेराइटी सीड, HYB बीज। इल्ड माने जो ज्यादा उपज दे। हाई एल्डिंग वेराइटी वाले बीजों का हमने क्या किया? हमने उसको इस्तेमाल किया था कि ज्यादा उत्पादन हो, और इसका बड़ा फायदा हुआ। हम लोगों ने इसमें और क्या इस्तेमाल किया? उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, जिसको खाद कहते हैं, फर्टिलाइजर्स। हम लोगों ने इसके अलावा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, सिंचाई की व्यवस्था की, और हरित क्रांति की वजह से देश में बहुत अनाज का उत्पादन हुआ और हम संपन्न हुए। हम क्या हुए? आत्मनिर्भर हुए। जो हमें गेहूं धान बाहर से मंगाना पड़ता था वो हम हरित क्रांति के इस्तेमाल से अब ज्यादा उगाने लगे। खास करके प्यारे बच्चों गेहूं और धान, चावल, इन 2 फसलों में हमने बहुत उत्पादन किया। और शुरुआत में अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, और माने उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जो दिल्ली के नजदीक है, और तमिलनाडु, ठीक है, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। और यहां से देश क्या हुआ? कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। तो हमने 1950 के बाद क्या किया? एक तो भूमि सुधार की, जिसके पास जमीन नहीं है जमीन दो, और हरित क्रांति। परिणाम, भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। लेकिन एक इससे समस्या आई कि ये जो मशीन है, जैसे
हरित क्रांति में नई नई मशीनों का इस्तेमाल हुआ, नई बीजों का इस्तेमाल हुआ, तो ये छोटे किसानों के बस की बात नहीं थी। तो ऐसा देखा गया कि जो अमीर किसान है उनको ज्यादा फायदा हुआ, गरीब किसानों को थोड़ा कम फायदा हुआ। इसके अलावा जैसे क्षेत्रीय असमानता भी दिखाई पड़ी, कुछ क्षेत्रों में ये सक्सेसफुल रहा, जो मैंने आपको बताया, हर क्षेत्र में ये नहीं पहुंच पाया, तो क्षेत्रीय असमानता भी दिखाई पड़ी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसका परिणाम पर्यावरण पर भी पड़ा। जब आप खाद का इस्तेमाल करोगे, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करोगे, तो पर्यावरण पर असर तो पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये कुछ पॉजिटिव चीजें थी जिससे हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुए। अब आते हैं औद्योगिक पर। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि अंग्रेजों ने हमें क्या बना रखा था, वी वर द मेयर इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। जितना कच्चा माल इस देश में था वो सब निर्यात हो जाता था और बनी बनाई चीजें हमारे पास आती थी। जब हम आजाद हुए, अच्छा इसने हमारी गुलामी को और बढ़ाया। तो जब हम आजाद हुए तो हमने कहा अब हम एक आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाएंगे। आयात प्रतिस्थापन, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक ऐसी नीति जिससे आयात को कम किया जाए, बाहर से चीजों को मंगाना मुश्किल किया जाए ताकि बाहर से लोग कम मंगाएं। और इसमें दो चीजें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट की, एक टेरिफ और एक कोटा। टेरिफ मतलब अगर बाहर से कुछ मंगाना है तो टैक्स लगेगा, तो बाहर की चीज महंगी हो जाएगी। अंग्रेज उल्टा करते थे, हमारी चीजों को जो है, हमारी चीजें जब अंग्रेजों की चीजें भारत में आती थी तो उसको सस्ता कर देते थे, और हमारी चीजों पे कहीं जाता था तो टैक्स लगा देते थे, तो हमारी चीज कहीं बिकती नहीं थी। हमने कहा नहीं, अब अगर बाहर से कोई चीज आएगी ना 10 रुपए की होगी तो हम उस पर 10 रुपए टैक्स लेंगे, 20 रुपए की कर देंगे ताकि लोग ज्यादा ना मंगाए बाहर से। और कोटा मतलब हमने एक लिमिट लगा दिया, हमने कहा कि एक लिमिट से ज्यादा आप बाहर से कोई चीज नहीं मंगा सकते। मान लीजिए ठीक है, हमने टैक्स लगाने के बाद भी लोग अंधाधुंध मंगाए जा रहे हैं, तो उस पर भी सरकार ने लिमिट लगाई कि एक लिमिट के बाद आप ये चीज नहीं मंगाओगे, ताकि हमारी भी इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो। अगर सारा माल बाहर से देश में आ जाएगा तो हमारे देश के उद्योग क्या बनाएंगे, हमारे देश के इंडस्ट्रीज में क्या बनेगा, वो कहां बिकेगा। तो इसलिए ये आयात प्रतिस्थापन की नीति, और इसके वजह से हम लोगों ने अपनी दरवाजे बहुत बंद रखे काफी दिनों तक। हमने लोगों के साथ ज्यादा व्यापार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि अंग्रेज व्यापार करने ही आए थे और हमको लूट के लेके चले गए, गुलाम बना के लेके चले गए, तो अब हम बाहर से ज्यादा व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नीति बड़ी अच्छी नहीं रही, बाद में हमको चीजें खोलनी पड़ी। और हमने क्या किया, देखो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज किया, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। अब ये जो जिसको हम आईपीआर कहते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, हमने क्या किया, आईपीआर 1956, इसका मतलब औद्योगिक नीति प्रस्ताव। इसमें हमने क्या किया, उद्योगों को 3 हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, हमने 2 चीजें सरकार ने अपनाई थी, एक तो यह था कि हम बाहर से ज्यादा चीजें नहीं आने देंगे, दूसरा यह भी था कि हम अपने देश में ज्यादा निजीकरण को नहीं बढ़ाएंगे, माने प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा आने नहीं देंगे। कुछ लोगों का तो मानना था कि बिल्कुल ही मत आने दो, लेकिन भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है बच्चों, जहां पर थोड़ा निजी क्षेत्र भी रहता है और थोड़ा सा सरकारी क्षेत्र भी रहता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका में कि सब कुछ निजी क्षेत्र, सब कुछ प्राइवेट। एक होती है बिल्कुल समाजवादी साम्यवादी, जैसे रूस में थी, सोवियत संघ में थी, कि सब कुछ सरकार के पास रहेगी। भारत ने कहा कि हम मिश्रित अपनाएंगे, मतलब सरकारी क्षेत्र को ज्यादा रखेंगे लेकिन निजी वालों को भी थोड़ा थोड़ा अलाउ करेंगे। तो जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में आया उसमें 3 क्षेत्र बने। एक उद्योग ये हुआ जो बिल्कुल सार्वजनिक रहेगा, सार्वजनिक माने केवल सरकार वो उद्योग लगाएगी। तो हमने कुछ उद्योग ऐसे बना दिए जो केवल सरकार चलाएगी, कुछ हमने किए जो सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर चलाएंगे लेकिन सरकार का हिस्सा ज्यादा रहेगा। सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र मिलकर चलाएंगे, तो ज्यादातर तो उन्हीं दोनों में आ गए, दोनों में सरकार है। थोड़े बहुत बचे जो उद्योग थे वो हमने निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए थे, और इसी आधार पे दूसरा पंचवर्षीय योजना चला था। तो ये बहुत पूछता है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में हमने उद्योगों को 3 भागों में बांटा। कुछ उद्योग हमने रख दिए सरकार के पास, कुछ उद्योग रख दिए हमने सरकार और निजी क्षेत्र के पास, और कुछ बिल्कुल निजी क्षेत्र के पास। फिर लाइसेंस राज ला दिया। अब ये जो निजी लोग क्या करते थे, उद्योग लगाते भी थे, इसमें भी लाइसेंस लेना पड़ता था, माने सरकार की परमिट, माने आसानी से नहीं होगा। सरकार अगर अलाउ करेगी तभी आप कोई उद्योग लगाओगे, सरकार से पहले लाइसेंस लो। और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था, लाइसेंस लेने जाओ तो घूस दो, या रिश्तेदारों को लाइसेंस मंत्री लोग दिलवा देते थे, या अपने क्षेत्र में ज्यादा उद्योग खुलवाते थे तो लाइसेंस देते थे, तो उसका दुरुपयोग है। इसका नतीजा यह हुआ कि उद्योगों का जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ।
अब देखो, विदेशी उद्योगों को हमने ज्यादा अलाउ किया नहीं, बाहर से माल हम ज्यादा आने नहीं देते थे, ज्यादातर उद्योग सरकार के हाथ में थी, तो जो सरकारी कंपनियां हैं वो उनको ज्यादा कंपटीशन नहीं मिला, उनको लगता था जो है हम ही हैं, तो जो क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए वैसे नहीं हुई। और निजी क्षेत्र के उद्योग बड़े कम थे, वो भी बड़ी मुश्किल से लग पाते थे। तो सरकारी उद्योग ज्यादा लगे, पर ये सरकारी उद्योग क्योंकि उनको ज्यादा कंपटीशन नहीं था, ज्यादा उनके ऊपर एक तरह से जांच नहीं थी, ज्यादा देख नहीं था, तो ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बड़े लॉस में भी जाने लगे। और 1980 का दशक, 90 का दशक आते आते ये सिक यूनिट्स बन गए। एक यूज होता है टर्म बेटा, सिक यूनिट्स, माने एक ऐसे उद्योग जो बीमार है, जो घाटे में है और सरकार के लिए बड़ा नुकसान हो गया। लघु उद्योग की बात करें तो एक प्यारे बच्चों कार्वे समिति बनी थी, कार्वे समिति बनी थी 1955 में, लघु उद्योगों के यानी छोटे छोटे उद्योग, गांव में कुटीर उद्योग लगाए जाएं, इसके लिए बनी थी। तो हमारी नीति ये भी थी कि बड़े उद्योग तो लगे ही, छोटे छोटे उद्योग भी साथ साथ में चलते रहे। व्यापार नीति, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि व्यापार की नीति हमारी ये थी कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आयात प्रतिस्थापन करेंगे, यानी हम कोशिश ये करेंगे कि बाहर से ज्यादा माल न मंगाना पड़े, बाहर से ज्यादा चीजों का आयात न करना पड़े। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वस्तुएं आएंगी उस पर टैरिफ यानी टैक्स भी लगाएंगे, और कोटा यानी लिमिट भी लगाएंगे, शुल्क जिसको प्रशुल्क कहते थे टैरिफ को, ताकि कोई बाहर से ज्यादा माल न लेकर आए। और मैंने आपको बताया कि इस वजह से जो कुछ भी बना वो देश में बनने लगा, देश में बनने तो लगा, पर वो उद्योग उतना लाभ में नहीं चल पाए, उतनी गुणवत्ता उनकी मेंटेन नहीं हो पाई, उतना एफिशिएंसी मेंटेन नहीं हो पाया, है ना। पता लगा कि खूब सरकारी कंपनियों में खर्चा हो रहा है, तनख्वाहें मिल रही हैं, पर उतना उसका मेंटेनेंस और मशीनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो चीजें फिर खराब होते होते और इतना उसमें पैसा लगता जा रहा है कि सरकार की कंपनी लॉस में जाती जा रही है, और अंत में वो सरकार के ऊपर बोझ बन गया। ठीक है, चलिए अब 1990 की कुछ तक जो उपलब्धियां हैं और कुछ असफलताएं हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। तो 1990 तक, 50 से 90 तक अगर आप देखो तो हमने देखा कि कृषि और खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, क्योंकि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के बारे में ठीक से ध्यान से देखिएगा। हरित क्रांति का सीधा मतलब यही था, जिसको अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, कि कृषि में नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि के उत्पादन को बढ़ाना। और वो नई तकनीक क्या थी, HYB बीज, जो मैंने बताया, उन्नतशील बीज, जिसमें कम बीज लगाने पे भी ज्यादा पैदावार हो। रासायनिक उर्वरक यानी कि जो केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स हैं, कीड़ों को मारने वाले कीटनाशक हैं, नई नई मशीनों का इस्तेमाल, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब ये था। और हमने क्या देखिए, हमने औद्योगिक आधार का विविधीकरण किया, माने हमने कई तरह के उद्योग लगाए, हमने इंजीनियरिंग वाले उद्योग लगाए, रासायनिक केमिकल वाले उद्योग लगाए। तो देश में जो पहले पूंजीगत उद्योगों की कमी थी, पहले अलग अलग तरह के उद्योगों, पहले अंग्रेजों के जमाने में क्या था, कुछ कपड़े की, जूट की, कॉटन की मिलें होती थी, कोई केमिकल बनाने वाली मशीन या इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली मशीन, ऐसा उद्योग हमारे देश में नहीं था। विशेष करके पूंजीगत उद्योग जिसको कहते हैं वो नहीं था, केवल उपभोक्ता वाले उद्योग थे, तो उसको हमने थोड़ा बढ़ाया। असफलताओं की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमता और भ्रष्टाचार, सार्वजनिक माने सरकारी, जो सरकारी उद्योग थे, जो सार्वजनिक उद्योग हमने लगाए कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, वो अक्षम होते चले गए, क्योंकि उनके क्या था प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों प्रतिस्पर्धा की कमी थी, प्रतिस्पर्धा की कमी थी, कंपटीशन नहीं था। और जब कंपटीशन नहीं होगा तो वो अक्षम होता चला गया, खराब होता चला गया। लाइसेंस राज के कारण निजी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी उद्योग लेना था तो एक परमिट या लाइसेंस लेना पड़ता था। अब वो लाइसेंस लेने में इतना पैसा खिलाओ, और इतने तरह तरह के नियम थे, जिसको अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, है ना। इतना ज्यादा प्यारे बच्चों इसमें लाल फीताशाही थी कि उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता था। और उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी होने लगी, जो कंज्यूमर गुड्स थे उनकी क्वालिटी लगातार कम होने लगी, है ना। जो भी चीज लोगों के डेली यूजेस की थी वो अब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होके मिलने लगी। तो ये इसके अलावा बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाएं भी थी जो कुछ असफल हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब हमें, एक दो पॉइंट्स याद रखना, कि जब हमें आजादी मिली यानी 1950 के बाद, हम लोगों ने क्या किया, एक तो नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, यानी हम प्लान करके चलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाई, यहां से बना प्यारे बच्चों योजना आयोग। ठीक है, फिर योजना आयोग ने बनाई पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना। इसके अलावा अगर हम कृषि की बात करें प्यारे बच्चों, क्विक रिवीजन, तो कृषि में हमने एक सोचा कि हम भूमि सुधार करेंगे,
ठीक है। दूसरा, हमने हरित क्रांति अपनाया। ठीक है। अगर हम आईपीआर 1956 उद्योगों 1956 की बात करें तो 3 तरह के उद्योग हमने बनाए। एक सार्वजनिक क्षेत्र, एक सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र, और एक उद्योग प्योर निजी क्षेत्र वाले। ठीक है। और व्यापार की अगर मैं बात करूं तो हमने आयात प्रतिस्थापन अपनाया। आयात प्रतिस्थापन, जिसमें हमने टैरिफ यानी कि शुल्क और कोटा यानी एक लिमिट लगा दिया। ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन वाली चीजें याद रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे प्यारे बच्चों हुआ ये कि ये जो हमने नीति उद्योगों की अपनाई, जो बड़े बड़े उद्योग थे वो अक्षम होते चले गए, खराब होते चले गए, सरकार का पैसा उस पर बहुत बेतहासा खर्च होता चला गया और सरकार घाटे में जाती चली गई, जिसके वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 1990 में चकनाचूर हो गई और हमें अपनी नीति बदलनी पड़ी, जिस नीति को हम एलपीजी की नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण कहते हैं, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप कि ये क्विक रिवीजन भी, इसमें बेटा 10 घंटे की क्लास हो सकती है, पर 20 मिनट में आपको ये यात्रा समझ में आई होगी कि 1950 से 90 तक की हमारी यात्रा की दिशा क्या रही थी। अब इसकी दशा क्या हुई ये अगले वीडियो में बताऊंगा। कमेंट करके अपने पॉइंट्स जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को रिवाइज करिएगा, टेलीग्राम से जुड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों।